कक्षा 11 के स्टूडेंट, आज हमारी इस क्लास के अंदर हम राम नरेश त्रिपाठी की कविता पथिक को पढ़ेंगे। समस्त विद्यार्थियों के पास में अपनी स्वयं की पुस्तक होनी जरूरी है, क्योंकि व्याख्या को पढ़ते समय और उसके भाव को समझते समय अगर बुक्स हमारे पास में, पुस्तक हमारे पास में नहीं रहती है, तो केवल और केवल इस वीडियो को केवल सुनने मात्र से या देखने मात्र से केवल समझ में हमें नहीं आएगा। जो भी यहाँ भाव या व्याख्या बताई जाती है, हमारे पास में पुस्तक रखनी और उस वीडियो को फिर सुनना साथ साथ में, तो जल्दी से थोड़ा समझ में आएगा, ताकि हम इसके अभ्यास प्रश्नों को भी समझ पाएंगे, कर पाएंगे। तो चलिए, हमने कवि परिचय को पढ़ लिया था, पाठ परिचय को भी पढ़ लिया था। आज हम ये हमारे सामने कविता है, कविता को प्रारंभ करेंगे और इसके 3 काव्यांशों को लगभग आज पढ़ेंगे। तो आज प्रारंभ करते हैं कविता को। ये हमारे सामने पहला काव्यांश है। देखिए, पथिक कविता है। आज जो मानवीकरण को लेकर लिखा गया है, पूरा ये अलंकार किसमें है? मानवीकरण का आरोप। लगभग इसमें मानवीकरण ज़्यादा ही आएगा। ये पूरा जो काव्यांश है, पूरी कविता है जो मानवीकरण को, विशेष अलंकार को लेकर ही लिखी गई है, या इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार। ये 2 अलंकार वर्णों की आवर्ती से, न की आवर्ती से, म की आवर्ती से, ग की आवर्ती से, इस प्रकार यहाँ अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलेगा। तो चलिए, आज हम प्रारंभ करते हैं राम नरेश त्रिपाठी की यह पथिक कविता, जिसका पहला काव्यांश हम आज पढ़ रहे हैं, इसके भाव को समझ रहे हैं। तो समस्त 11वीं के अनिवार्य हिंदी के स्टूडेंट अपनी जो आरोह पुस्तक है उसको अपने पास में रखें। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है, यही चाहता मन है। अब देखिए, कवि का क्या मन चाहता है, या कवि प्रकृति के प्रति क्या करना चाहता है, या कवि की मन की इच्छा क्या है, वो यहाँ बताई गई है। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण का अर्थ है हर समय। थिरकना, ये देखिए शब्द आया है थिरकना। थिरकना का मतलब नृत्य करना। वारिद माला, बादलों का समूह। वारिद माला, बादलों का समूह। समुद्र हमें पता ही है, रत्नाकर समुद्र। मलयानिल, ये यहाँ एक शब्द आया है इसके अंदर, मलयानिल, मलय पर्वत से निकलने वाली वायु। इस प्रकार से कुछ शब्द हैं जिनको हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी का इसके अंदर प्रयोग है। यहाँ भाषा है हमारी, संस्कृत के शब्दों को प्रयोग में लिया गया है। राम नरेश त्रिपाठी वर्णन करते हैं कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, कि पथिक है वह सागर के किनारे पर खड़ा है, यानी समुद्र के किनारे पर खड़ा है पथिक। ठीक है, पथिक है, राहगीर है, वहाँ समुद्र के किनारे खड़ा है। वह सूर्योदय को देखकर कह रहा है कि आकाश में बादलों के समूह को देखकर ऐसा लगता है मानो बादलों का समूह प्रतिक्षण नया वेश बनाकर रंग बिरंगे और निराले रूप में सूर्य के सामने नाच रहा हो। तो यहाँ किसका वर्णन है? बादलों का वर्णन। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। वारिद माला बादलों का जो समूह है आकाश के अंदर, और रवि के सम्मुख यानी सूर्य के सामने नाच रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये कब? जब पथिक है जो समुद्र के किनारे खड़ा हुआ यहाँ दृश्य देख रहा था।
नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। देखिए यहाँ नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। नीचे मनोहर नीला सागर लहरा रहा है, नीचे नील समुद्र। कवि कहता है कि नीचे नीला समुद्र लहरा रहा है मनोहर, ऊपर नील गगन है और उसके ऊपर नीला आकाश है। व्याख्या करते समय हमें ध्यान में रखना है कि हम जब इनका भावार्थ करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो इनको वाक्यों के अंदर बदल देते हैं। जैसे एक वाक्य हमारा यहाँ बन गया, यहाँ तक तो पूर्ण विराम लगा दिया हमने, फिर एक वाक्य यहाँ बन गया, एक वाक्य यहाँ बन गया, एक वाक्य, ऐसे वाक्य बनाते जाएंगे तो व्याख्या वैसे ही हमारी बड़ी होती जाती है और उसका भाव भी हमें समझ में आता जाता है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। कवि आगे कहता है कि ऐसे मनमोहक दृश्य को देखकर मेरा मन यह चाहता है, यानी कवि का मन यह चाहता है कि मैं भी बादलों में बैठकर धरती एवं आकाश के मध्य विचरण करूं, यानी मैं भी घूमूं। जिस प्रकार से बादल विचरण कर रहे हैं उस प्रकार मेरा भी मन चाहता है कि मैं भी बादलों पर बैठकर धरती और आकाश के मध्य विचरण करूं। तो ये पहले काव्यांश का अर्थ है। दूसरा देखिए, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानील बहता है। कवि आगे कहता है कि पथिक सागर की गर्जन और बहती हुई मलयानील को लक्ष्य कर कहता है कि मेरे सामने खड़ा हे प्रिय, हे समुद्र, यानी समुद्र को संबोधित करता हुआ कवि कहता है हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। प्रिय यहाँ संबोधन के रूप में आया है कि पथिक सागर की गर्जन और बहती हुई मलयानील को लक्ष्य कर कहता है कि मेरे सामने खड़ा सागर गर्जन कर रहा है, अर्थात उसकी आवाज़ आ रही है। जिस प्रकार हम देखते हैं समुद्र किस प्रकार से अपने साहिल तक आकर टकरा कर और वापस चला जाता है, तो पानी की किस प्रकार की आवाज़ आती है, तो उसी के बारे में यहाँ रत्नाकर गर्जन करता है। आवाज़ बताइए। मलयानील बहता है और मलय पर्वत से निकलकर बहने वाली मंद सुगंध हवा बह रही है। हरदम यहाँ हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठे फिरूं जी भर के। कवि की देखिए आगे इच्छा है, पथिक कहता है कि ये प्रिय, इन्हें देखकर मेरे हृदय में यह उत्साह हमेशा भरा रहता है कि क्या उत्साह भरा रहता है हमेशा कि मैं इस विशाल विस्तृत और महान सागर रूपी घर के कोने में जाऊं और इसकी लहरों के बीच में बैठकर घूमूं या विचरण करूं। ये कवि की एक और इच्छा है। यहाँ प्रश्न भी बनेगा कि कवि की क्या इच्छा है। देखिए, रत्नाकर का गर्जन करना, रत्नाकर का घर, ठीक है, ये नूतन वेश बदलना, परिवर्तन होना, ये सब के सब मानव के गुण माने जाते हैं, या मानवीय रूप में गुण माने जाते हैं। इसीलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। परिभाषा बनती है मानवीकरण की कि प्रकृति के जड़ पदार्थों को, जब प्रकृति के जड़ पदार्थों को मानवीय गुणों पर जब आरोपित किया जाए या मानवीय गुणों जैसा बताया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तीसरा इसी प्रकार से हम काव्यांश पढ़ेंगे, किस प्रकार की रत्नाकर गर्जन कर रहा है, मलय पर्वत से निकलने वाली। देखिए यहाँ दो हम इसको भाग कर देंगे, मलय अनिल, अनिल का मतलब होता है वायु, मलय पर्वत, मलय पर्वत से निकलने वाली सुगंधित वायु, पूरा इस एक शब्द का ही अर्थ बनेगा। निकल रहा है जल निधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा। देखिए प्रकृति में धीरे धीरे किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार वहाँ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, आगे की इन चार पंक्तियों के अंदर हम पढ़ेंगे। निकल रहा है जल निधि पर, दिनकर बिंब अधूरा। पथिक कहने लगता है कि देखो सामने तल पर निकलते हुए सूर्य की अधूरी जो प्रतिछाया है वह उभर रही है। निकल रहा है जल निधि तल पर, जल निधि तल का मतलब है सागर तल, जल निधि का मतलब है सागर।
जल निधि तल पर दिनकर, दिनकर सूर्य, बिंब अधूरा, बिंब मतलब उसका प्रतिबिंब, प्रतिछाया उसकी दिख रही है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। अब देखिए कंगूरा, कंगूरा का अर्थ होता है महल ऊपरी भी जो गुंबद होता है, महल का ऊपर जो गुंबद बना हुआ होता है उसको बोलते हैं कंगूरा। ठीक है। कंचन मंदिर, सोने का महल, कंचन मंदिर का अर्थ है सोने का महल। रत्नाकर हमें ध्यान है समुद्र। ठीक है। बिंब प्रतिछाया, कंगूरा महल का ऊपरी गुंबद। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, असवारी नहीं सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। बहुत अच्छा मानवीकरण का यहाँ पर भी और तत्सम प्रदान खड़ी बोली के अंदर राम नरेश त्रिपाठी ने देखिए बहुत ही अच्छा प्रकृति का यहाँ पर एक और प्रतिबिंब खींचा है हमारे सामने। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, पथिक समुद्र के किनारे खड़ा हुआ देख रहा है इस दृश्य को और कहता है देखो सामने सागर तल पर निकलते हुए सूर्य की जो प्रतिछाया है वह दिखाई दे रही है। अर्थात क्या है, आधा सूर्य है वो सागर तल पर दिखाई दे रहा है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, इसके इस रूप को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो यह लक्ष्मी के सुनहरे मंदिर का चमकता हुआ सुंदर कंगूरा है। अर्थात समुद्र लक्ष्मी का सुंदर महल और चमकता हुआ सूर्य उसका उज्जवल गुंबद लग रहा हो, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। देखिए ये सारी जो प्रकृति की जो बातें होती है कवि अपनी बिंबों के माध्यम से और कल्पनात्मक बिंबों के माध्यम से इस दृश्य को अपने भावों के आधार पर बनाते थे। जैसा कि हमें पूर्व में आपको बताया था इसके अंदर बिंबों का प्रयोग हुआ है। तो जैसे ये सूर्य का निकलना है इसको हम दृश्य बिंब कह सकते हैं। पानी की जो आवाज़ है, समुद्र की जो आवाज़ है, घोर गर्जना है, इसको हम श्रव्य बिंब कहेंगे। पेड़ पौधों की अगर थिरकने की आवाज़ है, पशु पक्षियों का कलरव है, ठीक है, उनकी जो ध्वनि है उनको भी श्रव्य बिंब कहेंगे। ठीक है ना, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब। और जिस बात को हम महसूस कर सकते हैं वह भाव बिंब हो जाता है। तो ये इस तरह से काव्य के अंदर बिंबों का प्रयोग होता है। तो कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, कमला, कमला का लक्ष्मी, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। अर्थात जो समुद्र है वो लक्ष्मी का सुंदर क्या लग रहा है, महल लग रहा है। और गुंबद का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है सूर्य। तो यहाँ पर देखिए एक और अलंकार हमें दिखाई देगा, वहाँ दिखाई देगा उत्प्रेक्षा। ये मानो जो शब्द है संभावना बताई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो संभावना बताई है इसलिए कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार और हमारे सामने आया है। निकल रहा है जल निधि तल पर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की यह सवारी। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है, कवि पथिक कहता है कि मानो लक्ष्मी की सवारी को इस पुण्य भूमि पर लाने के लिए स्वयं सागर रूपी देवता ने बहुत ही सुंदर सोने के मार्ग का निर्माण किया हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की यह सवारी रत्नाकर ने निर्मित कर दी हो। मान लो समुद्र ने स्वर्ण सड़क अति प्यारी, अर्थात एक सोने की सड़क, क्योंकि देखिए सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है समुद्र पर, जो किरणें पड़ती है, तो वो एक तो वातावरण नीला जो समुद्र है वो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो उसकी जो किरणें पड़ती है उससे उसका जो रंग है वो परिवर्तित हो जाता है। तो उसी रंग को कवि ने क्या कहा है, स्वर्ण सड़क। कि जैसे मान लो समुद्र ने लक्ष्मी की उस सवारी के लिए आने के लिए उसे प्रवेश करवाने के लिए अति सुंदर एक स्वर्ण सड़क का निर्माण कर दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये सारी एक भाव रूप में यानी कल्पना रूप में कवि ने अपने इन भावों का अपने इस बिंबों के माध्यम से, श्रव्य और दृश्य बिंब के माध्यम से और भाव बिंब के माध्यम से
तत्सम प्रदान खड़ी बोली हिंदी के अंदर ये वर्णन किया है बहुत ही अच्छा, जिसके अंदर मानवीकरण, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार भी हमको देखने को मिले हैं। तो एक बार इसको आप पुनः स्मरण कीजिएगा। ये आज हम 3 ही काव्यांश को पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये किस प्रकार से हम क्या है कि इन दृश्यों को कभी देखते नहीं हैं कि दृश्य सूर्य का निकलना, उसकी किरणों का प्रभाव, किस प्रकार से रंग प्रकृति अपना रंग बदलती है, पर्वत अपना रंग बदलते हैं, समुद्र अपना रंग बदलता है, पेड़ पौधे किस प्रकार से थरकन करते हैं। ये सारी बातें कवि अपनी भावों के आधार पर और कल्पना के आधार पर शब्दों में डाल देते थे, वही हमारे सामने देखिए। और कवि का ऐसा मानना है कि प्रकृति मनुष्य को ही नहीं, प्रत्येक इस धरती पर जो छोटे से छोटा जीव है उसको भी प्रभावित करती है। इसलिए प्रकृति से हमारा संबंध प्रसन्नता के रूप में होता है, प्रकृति से हमारा संबंध एक मित्रता के रूप में होता है, ठीक है। तो इसको एक बार वापस आप पढ़िएगा। ये 3 काव्यांश को हमने पढ़ा है। अब इससे संबंधित अगर कुछ प्रश्न आ गए हो तो उनको हम गृह कार्य के लिए आपको देंगे, तो वो आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। एक बार जैसा आप शब्दों में बना सकते हैं वैसा आपको करना है। तो देखिए यहाँ हमारे सामने अभ्यास प्रश्न है। यहाँ पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, ये हमने पहले काव्यांश और दूसरे काव्यांश में पढ़ लिया है। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही मन चाहता है, ठीक है, ये पंक्ति है। सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है, तो सूर्योदय वर्णन के लिए किस प्रकार के बिंबों का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए चाक्षुष बिंबों का प्रयोग हुआ है। चाक्षुष बिंब क्या होते हैं, यहाँ श्रव्य और दृश्य बिंब, ठीक है। ये श्रव्य दृश्य बिंब ये कहलाते हैं चाक्षुष बिंब। तो चाक्षुष बिंबों का यहाँ प्रयोग हुआ है। इसमें आगे दोनों श्रव्य और दृश्य बिंब, ठीक है ना, चाक्षुष बिंब का प्रयोग हुआ है। ये दोनों हमें उसके अंदर लिखने हैं उत्तर के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कल्पना रूप में बताया है तो एक भाव बिंब का और भी प्रयोग इसके अंदर हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से बिंबों का प्रयोग इसके अंदर कल्पना के रूप में हुआ है, चाक्षुष बिंबों का। तो ये 2 प्रश्न आपको भी करने हैं। एक बार तो पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, तो नीले आकाश और नीले सागर के मध्य विचरना चाहता है। और सूर्योदय वर्णन के लिए काल्पनिक चाक्षुष बिंबों का प्रयोग किया गया है। कवि कल्पना करता है कि समुद्र तल के आधा दिखाई देने वाला सूर्य मानो लक्ष्मी के स्वर्णिम मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो, सागर पर फैली जो लाली है वह स्वर्ण मंदिर हो। इस प्रकार से यहाँ कल्पना बताई है। तो यहाँ चाक्षुष बिंब का प्रयोग हुआ है। तो ये 2 प्रश्नों को आप कीजिएगा। आगे हम और भी तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और इस प्रकार से और भी आगे काव्यांश पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इनको एक बार याद कर लीजिएगा। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही है। एक बार इसके भाव को समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रकृति से हमारा संबंध कैसा होता है, प्रकृति से हम अपना संबंध कैसा बिठा सकते हैं, यही इस पाठ या कविता का हेतु है।